नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और फिर से हम लोग का वही कार्यक्रम चाय के साथ बिहार की बात। जी हाँ, चाय के साथ बिहार की बात में बात करने के लिए आज हमारे पास में एक ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं जिन्हें लोग बहुत अच्छी तरह से बिहार में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुधार वाहिनी के अध्यक्षा प्रतिभा सिंह का। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुधार वाहिनी के बारे में बताएंगे कि क्या है सुधार वाहिनी? ये देखिए, सुधार वाहिनी महिलाओं की संस्था है जो बेसिकली महिलाओं के लिए काम करती है। महिलाओं के लिए या फिर जो भी सामाजिक कुरीति है उसके लिए काम करती है। जैसे नशाबंदी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या या फिर और भी अनेक तरह की बुराइयां हैं, उसके लिए ये सुधार वाहिनी काम करती है। महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का यौन शोषण जो भी हो उसके लिए सुधार वाहिनी काम करती है। सुधार वाहिनी पूरे बिहार में कितने जिलों में अभी सक्रिय है? देखिए, सुधार वाहिनी पूरे बिहार के 28 जिलों में बहुत मजबूती के साथ सक्रिय है और बाकी 10 ज़िले में हमारा संगठन तो है, लेकिन बहुत बड़ा उसको नहीं कहेंगे। अभी हम वहाँ संगठन बना रहे हैं। संयोजक हमारी है, लेकिन बहुत बड़ी कमेटी हमारी नहीं है बाकी 10 ज़िलों में, लेकिन 28 ज़िला में हमारी कमेटी बहुत मजबूत है। तो बेसिकली ये शराबबंदी के लिए काम करते हैं। आपने बताया महिला उत्पीड़न यानी दहेज प्रथा के लिए भी ये काम करती होंगी। बिल्कुल। देखिए, लोग कहते हैं कि बिना तिलक लिए कोई शादी नहीं करता है। मैंने अपनी बेटी की शादी 2-2.5 साल पहले किया और मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरी बेटी वेल एजुकेटेड है और मुझे बेटी के बराबर का ही लड़का चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा हाईफाई लड़का नहीं चाहिए, लेकिन जो हमसे 1 रुपया तिलक मांगेगा उसके हमें अपनी बेटी नहीं दूँगी। तो परिवार भी मुझे ऐसा मिला जिन्होंने कहा कि मुझे क्या क्या करना है पैसा लेकर के, मुझे तो सिर्फ बेटी चाहिए। मेरे पास बेटा है, आपकी बेटी चाहिए शादी करने के लिए। मैंने की अपनी बेटी की शादी। बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर लड़की वाले सोच लें कि हमें दहेज नहीं देना है तो दहेज प्रथा नहीं रहेगा। देखिए, लड़का वाले कुछ लोग मांगते हैं, तो अगर उनकी भी बेटी है और वो सोच ले कि हम बेटी, पहले बेटा का लेने की बात तो दूर, पहले बेटी को नहीं देंगे, कोई अपने बेटा को कुंवारा नहीं रखेगा। और एक दहेज प्रथा ही एक ऐसा मुद्दा था जो शुरू से चलता आ रहा था। दहेज प्रथा के कारण आज समाज में बेटियों की संख्या कम गई है। लोग बेटी को गर्भ में ही मार देते थे। बेटी को पढ़ाना लिखाना, उसकी परवरिश, उसके बाद उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि ये संभव नहीं हो पाएगा छोटी कमाई में। तो आपने देखा होगा आज से 10 साल 15 साल पहले कि लोग अल्ट्रासाउंड करवा करके गर्भ में ही बच्चों का, उसके लिंग का पता करवाते थे और लड़की होती थी तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो मैं धन्यवाद देती हूँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि जिनका महिलाओं के प्रति इतना पॉजिटिव सोच है। इन्हें लगा कि ये बेटियों का मारने का सिलसिला, इसका सबसे बड़ा कारण कहीं दहेज प्रथा तो नहीं, कहीं अशिक्षा तो नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने महिला की शिक्षा पे जोर दिया। महिला क्या, समाज के सबके लिए, महिला हो पुरुष हो, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की और उसके बाद उन्होंने दहेज प्रथा को कानूनी रूप से बंद कर दिया। तो अब कानून को भी लोग नहीं मानेंगे, आउट ऑफ द वे जा कर के काम करेंगे। अगर उनकी शिकायत हमारे पास आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। मैडम, एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, चूँकि ये प्रोग्राम ही जो है चाय के साथ है, तो आपकी चाय ठंडी ना हो जाए, आप उसकी भी चुस्की का मज़ा लेते रहें। और सोशल रूप से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अभी मैडम ने जो बात कही बिल्कुल ही सही कहा। और उन्होंने जो कहा कि बच्चियों को इतना ज़रूर पढ़ा दीजिए, इतना काबिल बना दीजिए कि दहेज देना ना पड़े, बिल्कुल आपको एक पैसा ना लगे। आप योग्य और एजुकेटेड पर्सन को जब तैयार करते हैं तो समाज में कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो सोच है ये बिल्कुल पॉजिटिव सोच है। मैम से और भी कुछ जानकारी लेंगे, चूंकि मैम सुधार वाहिनी से जुड़ी हुई हैं और सुधार वाहिनी को लेकर के आप लोगों ने देखा भी होगा, कल कई चैनलों पर भी हमने देखा था कि मैम जुलूस लेकर के निकली हुई थी और प्रतिरोध मार्च आपने किया था मणिपुर की घटना को लेकर के। क्या देखती हैं? देखिए, मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो अमानवीय घटना घटित हुई, मैं उससे बहुत व्यथित हूँ। मैं क्या, बहुत सारी महिलाएं, मतलब मैं तो कहती हूँ पूरी आधी आबादी व्यथित होगी। लेकिन सवाल है कि कुछ महिलाएं आज भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं और वो व्यथित तो हैं लेकिन अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला सभी लोगों को झकझोर देने वाला है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं,
पुरुष भी व्यथित होंगे, जिनकी बच्ची स्कूल जाती है, जिनकी पत्नी बाहर काम करने जाती है, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये घटना इतना अंदर से मुझे व्यथित कर रहा था। अच्छा, व्यथा का दूसरा कारण ये भी कि 77 दिन बीत गए, आज तक मीडिया वाले भी क्या करते हैं, उन्होंने इसको नहीं दिखाया। सरकार ने भी इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दिल से बोलूं तो जो सोशल मीडिया वाले हमारे बंधु हैं ना, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मामले को उजागर किया। और आज देखिए पूरे देश में उस घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है महिलाओं के द्वारा। वहाँ के सीएम का जो स्टेटमेंट आया कि ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। अब बताइए, ये कितना संवेदनहीन बात है कि कोई किसी राज्य का सीएम कह दे कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो मेरा सवाल उनसे है कि मुख्यमंत्री महोदय, अगर यही घटना आपकी बहन या बेटी के साथ हुई होती तो क्या आप इसी तरह का स्टेटमेंट देते? बताइए, जिसकी बहू बेटी के साथ ये घटना घटित हुई है, जिसकी बहन के साथ ये घटना घटी, उससे जाकर पूछ लें कि उन्हें कैसा लगता होगा। क्या वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित होते रहती हैं? इस घटना को कोई कह दे घटित होते रहती है, तो इससे बड़ा संवेदनहीन कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अपने दर्शकों को हम बता दें कि सुधार वाहिनी ने कल प्रतिरोध मार्च निकाला था और कई जगह पुतले भी फूके गए और बिहार के कई जिलों में लगातार इन संस्थान के तरफ से प्रतिरोध मार्च दर्ज किया जा रहा है। अपना आक्रोश महिलाएं जो हैं वो बड़े पैमाने पर दिखा रही हैं कि इस पर सरकार संज्ञान ले। मैम से और भी हम कुछ जानकारी लेंगे सुधार वाहिनी के, चूँकि आप सेंट्रलाइज में हैं तो हम आपसे ही बात करेंगे। बड़े ही कुछ दिन पहले की बात है, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी आए थे। उनके द्वारा भी एक ऐसी बातें निकल के सामने आ गई जो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो मान है उसको ठेस लगता है। बिल्कुल, देखिए मेरे तो समझ में ये नहीं आ रही बात कि कोई भी व्यक्ति, आज समाज को हो क्या गया है, महिला एक इज्जत के रूप में देश में देखी जाती है। हमारी भारतीय जो सभ्यता संस्कृति रही है, वहाँ शुरू से महिलाओं को पूजा जाता रहा है। आज हम मूर्ति के रूप में पत्थर की, मिट्टी की मूर्ति या कैलेंडर में मूर्ति को कपड़ा पहनाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। मतलब पूजा करना मतलब उसको मान देना, मूर्ति के रूप में देवी को मान दे रहे हैं। लेकिन जो जीती जागती देवी है, जिसे ईश्वर ने बना करके भेजा है, आप उसके बारे में अनाप शनाप बकते हो। आप एक बार भी नहीं सोचते हो कि उस महिला को, जो ईश्वर का रूप है, जिसे ईश्वर ने बनाकर धरती पर भेजा, आप उसको कुछ भी बोल देते हो। धीरेंद्र शास्त्री जी आए यहाँ, सबसे पहले तो देखिए इस तरह के जो बाबा है ना, उनका मैं विरोध करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म है ही नहीं या पूजा नहीं करना चाहिए या भगवान को नहीं मानना चाहिए। मैं खुद पूजा करती हूँ, मैं खुद भगवान को मानती हूँ। एक शक्ति तो है जो हमें चला रहा है, हमें ताकत दे रहा है। लेकिन उस वाह आडंबर, ये ढोंग ढकोसले, करोड़ों करोड़ों खर्च हो रहा है फालतू का। अरे भाई शास्त्री जी, अगर आप समाज सेवक हैं तो मुंह से बोलना है ना, उसमें पैसे तो नहीं लगते। तो आप मुफ्त में क्यों नहीं प्रवचन सुनाते हो? आप पर क्यों करोड़ों जनता की गाढ़ी कमाई इस आडंबर में खर्च हो रहा है? और आप बोलते क्या हैं? जिसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं है, मैं समझ जाता हूँ वो महिला वो खाली मैदान है। इतना ही गंदी बात एक संत के मुंह से शोभा नहीं देती। हालांकि मैं तो धीरेंद्र शास्त्री जी को संत मानती भी नहीं हूँ, संत वाले कोई गुण उनके अंदर नहीं है। लेकिन जो मानते हैं, मैं उनकी आस्था के साथ, मतलब कोई भेदभाव नहीं, मैं उस तरह का बात नहीं बोलती हूँ। लेकिन आपने जो सेंटेंस बोले हैं, या तो आप वापस ले लीजिए, नहीं तो सुधार वाहिनी आपके खिलाफ सड़क पर धरना प्रदर्शन करेगी। तो सुधार वाहिनी निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से करेगी, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं। अगर मणिपुर की घटना, उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला, जिनके परिवार को भी मार दिया गया, जिसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका गैंगरेप हुआ, उनकी मर्डर हो गई और सरकार चुप है, तो उनके खिलाफ ये सुधार वाहिनी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी, अगर सरकार ने एक हफ्ते के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया तो। एक चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे ले लें कि जिस तरह से मणिपुर में
कुकी और मैतेई जनजाति एक दूसरे को मार रहे हैं। ये कल के अखबार की भी खबर है कि सीआरपीएफ के सामने ही लोग मार रहे हैं। तो इतने आधुनिक हथियार उनके पास कैसे पहुंच गए और कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? इसका क्या रीज़न है? क्या यहाँ पे इच्छा दमन हो रहा है सरकार का? क्या हो जा रहा है कि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, आजकल क्या है ना, आजकल के नेताजी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं, जो एक स्वस्थ समाज के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए घातक है। देखिए, मोदी जी जब आए थे, जब चुनाव था 2014 में, आपको याद होगा कि सब कोई, मतलब एक मूवमेंट तैयार हुआ था कांग्रेस के अगेंस्ट कि मोदी जी को लाना है, भाई देश को अच्छा बनाना है। तो आखिर उनको मैंडेट क्यों मिला? पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार इतने वर्षों के बाद केंद्र में कैसे काबिज हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मोदी जी जो नारा दिए हैं, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो उनका नारा था, तो कहीं ना कहीं आधी आबादी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई कि चलो ये कुछ अच्छा करेंगे, हमारा शोषण नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने युवाओं को भी ठगने का काम किया। उन्होंने महिलाओं को, अब बताइए कि उनके रहते जिस देश का प्रधानमंत्री किसी मंच से कहता हो बेटी बढ़ाओ बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, और आज आपके सामने बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसके साथ गैंग रेप हो रहा है, बताइए, मानसिक रूप से उसे गुलाम बनाया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आपको सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आपकी इच्छा महिलाओं को अगर सशक्त बनाने की नहीं है, महिला को सुखी देखने की नहीं है, तो फिर आप सत्ता में बहुत दिनों तक बने नहीं रह सकते, चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि आधी आबादी, आधी नहीं, अब हमें लगता है महिलाओं की आबादी 51% हो गई है, तो आप कैसे सत्ता पर काबिज रह पाएंगे? तो इसलिए कोई भी सरकार हो, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, भाई महिलाओं को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। सबसे फर्स्ट महिलाओं की सुरक्षा, उसकी शिक्षा, उसका भरण पोषण, तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। एक लोभ आपसे फिर से जाग गया मैम, कि जैसा हमने कहा कि चलते चलते एक आखिरी प्रश्न, बस एक लोभ ये जाग गया कि क्या आने वाले समय के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि एक महिला प्रधानमंत्री हो? देखिए, मुझे तो लगता है कि ज़रूरी है। महिलाएं महिलाओं के दर्द को बेशक समझती हैं, और देख लीजिए कि आज महिलाओं में वो कैपेसिटी है, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, समझ रही हैं। किसी भी काम को, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपको कह दें कि इस रूम को अरेंज कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। अगर किसी महिला को जिम्मेवारी दीजिए, उसको तरीके से अरेंज कर देगी। तो अगर किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर तरीके से चला लेंगे। चलिए, बहुत किसी बहुत महिला को या किसी पुरुष को ही जो पढ़ा लिखा हो, जो सच बोलता हो, जिसको महिलाओं के प्रति उसका नज़रिया पॉजिटिव हो। क्या देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते हैं? हमारे बिहार का बेटा नहीं बन सकता है? इन्होंने तो आधी आबादी को देश बिहार में इतना सशक्त कर दिया है कि अरे बिहार से ही किसी महिला या किसी पुरुष को जाकर बना दीजिए, वो देखिए कैसा देश चलाता है। मैं तो कहती हूँ, मुझे राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन एक बार नीतीश कुमार जी को कोई प्रधानमंत्री बना के देखें। ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो सिर्फ महिला की बात करूँगी, जिन्होंने महिलाओं के मुंह में आवाज़ दी, मैं उनकी भी बात करूँगी। उन्होंने, अगर आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये किसकी देन है बताइए? कि आज से 20 साल पहले महिलाएं बोलती थी, वो भी बिहार की महिला, लेकिन आज बोल रही है। हमें डर नहीं है कि कौन क्या करेगा, क्योंकि ये तो सब कोई देखेगा ना। प्लेटफॉर्म है एक ऐसा जहाँ सब कोई देखेगा, सब कोई मुझे सुनेगा, तो मुझे आज डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि वर्तमान की सरकार ने मेरे मुंह में आवाज़ दी, नीतीश कुमार जी ने हमें इतना सशक्त बना दिया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। मुझे कोई हिचक नहीं है। तो सिर्फ महिला ही नहीं, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। भाई आप हमें, ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि पंचायती राज में, नगर निकाय में उन्होंने 50% आबादी को ये दिया, 50% आरक्षण दे दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे दिया। तो अब तो मुझे लगता है कि ऊपरी सदन में भी हमें आरक्षण चाहिए। अगर मिल जाए तो देखिए वो सदन कैसे स्मूथली चलता है, तरीके से चलेगा, महिलाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, उठाया जाएगा। तो महिला कोई शिक्षित हो, या हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार कोई मौका दे करके देखें। जिस तरह से बिहार बदला, मुझे पूरा विश्वास है देश भी बदलेगा।
चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अपने दर्शकों को बताएं कि चाय भी हमारी ख़त्म पर है, इसलिए भाई ये कार्यक्रम भी हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से सुधार वाहिनी की अध्यक्षा प्रतिभा जी ने साफ तौर पे कहा कि अब ऊपरी सदन में भी आरक्षण मिले तो स्मूथ चलेगा देश। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।